नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। इवन हमने डिस्कस कर लिया है बड़ी वाली जी और छोटी वाली जी के बीच क्या रिलेशन होता है। फिर हमने डिस्कस किया है जी की वैल्यू में कैसे चेंजेस होते हैं। अगर हम ऊपर चले जाएं पृथ्वी से तो क्या चेंजेस आएंगे, पृथ्वी में गड्ढा खोद के नीचे चले जाएं तो क्या चेंजेस आएंगे, ध्रुवों पे चले जाएं तो क्या चेंजेस आएंगे, और इक्वेटर पे मूव करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर थिंग, यानी प्रिंसिपल्स हैं, वो तीनों ही रूल्स हैं। और उनमें से एक क्वेश्चन जो है टीजीटी के अंदर आपको मिलना ही मिलना है। वो क्वेश्चन है केपलर के नियम। केपलर के नियम, ये ग्रेविटेशनल में से इनमें से एक आना ही आना है। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तीन नियम है, तीन में से एक पे क्वेश्चन 100% आना है। मोस्टली तीसरे वाले पे आता है, लेकिन हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, इसे लॉ ऑफ पीरियड के नाम से भी जानते हैं। चला, पहला है नियम लॉ ऑफ पहला नियम है कक्षाओं का नियम। देखो, पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी ग्रह किसके चक्कर लगाएगा, सारे ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, सारे के सारे ग्रह, यानी जितने भी हमारे ग्रह हैं 9 हैं, जिसमें से एक जो है विवादित है प्लूटो को अगर हटा लें तो 8 हैं, लगा लें तो 9 हैं। ये सारे के सारे जो ग्रह हैं ये किसके चक्कर लगाते हैं, ये चक्कर लगाते हैं सन के, है ना। सन के जो चक्कर लगा रहे हैं, सारे के सारे ग्रह जो है सन के चक्कर लगा रहे हैं। तो केपलर ने बताया कि सारे ग्रह जो हैं सन के चक्कर लगाते हैं, और सन जो है इनके फोकस पर होता है, और इनकी कक्षाएं कैसी होती हैं, दीर्घवृत्ताकार, इंग्लिश में कहें तो इलिप्टिकल। इनकी ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल होती है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इक्लिप्स। इलिप्टिकल होती हैं, इनकी कक्षाएं इलिप्टिकल होती हैं। सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सर्किल में नहीं लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। और इनके फोकस पे कौन होता है, सन। ठीक है, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो इज डार्क प्लैनेट, इसे थोड़ा सा विवादित कहते हैं, कभी इसे हटा लेते हैं कभी लगा लेते हैं। तो उसे लगा के, प्लूटो को लगा के 9 है। तो ये सारे के सारे किस पे चक्कर लगाते हैं, एक दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, और सन कहाँ है, इसके फोकस पे है। ठीक है, बस इतना सा है ये नियम। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्लिप्स। सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम ये कहता है कि ये जो चक्कर कौन लगा रहा है, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम एक टाइम पे देखें तो समान, यानी एक इक्वल टाइम में ये इक्वल एरियल वेलोसिटी से चलते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा है, सेम वेलोसिटी। यहाँ पे एक नई वर्ड है, सेम एरियल वेलोसिटी, यानी क्षेत्रफलीय चाल। इसे इसलिए इसे कहते भी क्षेत्रफलीय चाल का नियम है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है कवर किया है 1 घंटे में, वैसे तो यहाँ पे सालों में काम चलता है, तो मान लीजिए 1 महीने में इतना कवर किया है, तो अगले 1 महीने में वो इतना ही एरिया कवर करेगा, यानी ये दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप, यानी समान टाइम में, इक्वल टाइम में इक्वल एरियल वेलोसिटी से चलते हैं। ये है इनका दूसरा नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया या एरियल वेलोसिटी लॉ। समझ गए। पहला नियम था सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर लगाएंगे इलिप्स पे, और फोकस पे कौन होगा, सन होगा। सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएंगे, और सन इनके फोकस पे होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, समान समय में इनकी क्षेत्रफलीय चाल समान होती है, यानी एरियल वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल टाइम। ठीक है, ये हो गया। तीसरा वाला जो नियम है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो बहुत ही इसी पर क्वेश्चन बनता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट या हार्मोनिक, लॉ ऑफ ऑर्बिट या लॉ ऑफ हार्मनी। देखो, यह है लॉ ऑफ पीरियड, ऑर्बिट नहीं पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड या हार्मनी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहां सन है,
सन को और ये मिलाने वाली ये पूरी जो रेखा है इसका हाफ जो है इसे ए मान लें, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसे अगर ए मान लें, आधे को अगर ए मान लें, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, किसका चक्कर कौन लगा रहा है, हमारा ग्रह चक्कर लगा रहा है, यानी जो ग्रह चक्कर लगा रहा है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो है मान लीजिए t, तो उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इसका क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी परिक्रमण काल का वर्ग प्रोपोर्शनल होता है अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के, ठीक है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसे फिर हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, दैट इज t1 अपॉन t2 की पावर 2 इक्वल टू a1 अपॉन a2 की पावर 3। क्वेश्चन जब पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल इतना है और डिस्टेंस इतनी है, दूसरे ग्रह का परिक्रमण काल बताओ यदि डिस्टेंस इतनी है, ठीक है, तब ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और इस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये 3 नियम दिए हैं किसने, केपलर भाई साहब ने। 3 नियम याद हो गए आपको। इसमें एक चीज जो याद करने वाली है वो ये है कि ये जो दूसरा वाला नियम जो है लॉ ऑफ इक्वल एरिया, ये किस पे आया, AREA, ठीक है, ये किस पे आधारित है, तो ये आधारित है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए केपलर का दूसरा वाला जो नियम है वो किसके प्रिंसिपल पे आधारित है, तो आप बताएंगे केपलर का जो दूसरा वाला नियम है वो आधारित है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो यहां 2 बातें आपको याद रखनी है, पहली कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है और ये नियम आधारित है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, और एक ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। पहला वाला जो है क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखा है, पहले वाले लॉ पे, इन दोनों पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गए केपलर के नियम। अब आगे बढ़ते हैं सैटेलाइट पे। इसके बाद नंबर आता है सैटेलाइट का। तो क्या होती है सैटेलाइट, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट सन का चक्कर लगाएगा उसे हम ग्रह कहेंगे, ठीक है, प्लेनेट कहेंगे। लेकिन अब एक नई चीज आ गई कि जो इन प्लेनेट के चक्कर लगाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सैटेलाइट, यानी उपग्रह। सैटेलाइट यानी उपग्रह, क्या, जो ऑब्जेक्ट इन ग्रहों के चक्कर लगाएगा, है ना, हमारे ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं, सन के, और जो ऑब्जेक्ट इन ग्रहों के चक्कर लगाएगा उसे कहेंगे सैटेलाइट यानी उपग्रह, ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे हमारा मून है ना, मून है हमारा, कैसा है, ये नेचुरल है, ये किसी ने बनाया तो है नहीं, ये भगवान ने बना के दिया है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये किसके चक्कर लगा रही है, ये जो चक्कर लगा रहा है ये हमारी अर्थ के चक्कर लगा रहा है, सन के चक्कर नहीं लगा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले जो है जब मार्स मिशन आया था तो वहाँ पे भी 2 सैटेलाइट बहुत पॉपुलर हुई थी, यानी मंगल के पास 2 सैटेलाइट हैं, मंगल के पास 2 ऐसे मून हैं, कौन कौन से, फूमोस और डीमोस, है ना, उनके नाम हैं, खैर वो क्वेश्चन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सैटेलाइट होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक नेचुरल एक है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनकी जो है सैटेलाइट, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ हो गई, अब इसके चक्कर लगा रहा है कौन, सैटेलाइट चक्कर लगा रही है, तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, क्योंकि एक सर्किल में घूम रहा है, सर्किल में घूम रहा है तो उसके पास कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, हम ये जो पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करेगा, Gm अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आर की जगह पे यहाँ पे मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ क्योंकि ये अर्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो m से m कैंसिल, r से r स्क्वायर का एक r कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू Gm अपॉन आर और v इक्वल टू अंडर रूट Gm अपॉन आर। ये हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसे कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी ऑर्बिट में इस स्पीड से घूमता है सैटेलाइट। अब आप देखिए ये क्या है, m कैपिटल M मास ऑफ अर्थ,
कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट और आर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे सैटेलाइट का जो मास है वो नहीं आ रहा है। देखिए ये सैटेलाइट का मास था, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये है चाहे आप 1 किलोग्राम की सैटेलाइट ले जाइए, चाहे 1000 किलोग्राम की सैटेलाइट ले जाइए, इसकी वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे हल्की वाली वस्तु जो है उसका मोमेंटम और भारी वाली जो वस्तु है उसके मोमेंटम में बहुत बड़ा चेंजेस आ जाते हैं। एम ज़्यादा वी कम, है ना, और एम कम तो वी ज़्यादा, है ना, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कितनी भी बड़ी वस्तु ले जाओ चाहे कितनी भी छोटी वस्तु ले जाओ, वो सब एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सैटेलाइट का मास है वो कैंसिल हो चुका है। तो नोट करके लिख लीजिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में सैटेलाइट के मास नहीं होता है, इसलिए कितनी भी भारी सैटेलाइट हो वो एक ही वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, तो ये रहा सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। कभी कभी क्या होता है कि इससे h ऊंचाई पे पूछ लेता है कि बताइए बहुत ऊंचाई है h, तो बताइए, तो h जोड़ दीजिए, v इक्वल टू √gm/r तो था ही, r में h और जोड़ दो, सेम फॉर्मूला है, बस h जोड़ देना है। ठीक है, ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी का है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब अगर आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ जाए कि ये टाइम पीरियड कितना निकल के आता है एक सैटेलाइट का चक्कर लगाने में, तो कैसे निकालेंगे, इधर देखो, टाइम पीरियड। तो टाइम, एक्चुअली वो टाइम ही पूछना चाह रहे हैं और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले से निकल आएगा टाइम पीरियड। कैसे, टाइम यहां जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक चीज देखो, क्योंकि चीज गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2πr। 2πr हो जाएगी, एक सर्किल पे घूम रही है तो उसकी जो है सरकमफ्रेंस कितनी निकल के आएगी, 2πr। ठीक है, तो t इक्वल टू 2πr अपॉन स्पीड कितनी, v0। यहाँ v0 की वैल्यू रख लो, ये जो आपने अभी निकाली है ये वाली यहाँ रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2πr इंटू, तो नीचे तो आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ r पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा gm। समझ गए, ये उल्टा कर दिया है क्योंकि नीचे था। अब बस इसे सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 2π, r को अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, एक r पहले से है, कितना हो जाएगा 3 r/g/m। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। यहाँ जो टफ है वो है ये, देखो अंडर रूट है, अरे इधर देखो, अगर ये होता तभी तो बाहर आया होगा r निकल के। अब इसे अंदर ले जाएंगे तो वापस r² हो जाएगा, अंदर ले जाएंगे तो r² हो जाएगा, एक r पहले से वहां बैठा हुआ है, तो r² प्लस r⁻3। तो ये टाइम पीरियड आ गया। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, तो वो होता है t इक्वल टू 2π√r⁻m। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल g की टर्म में पूछ ले तो gm इक्वल टू GRE², जो हमने कल निकाला था एक फॉर्मूला, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध था, GME इक्वल टू GRE² कर लेंगे तो यहाँ r कैंसिल हो जाएगा, r/g आ जाएगा। ठीक है, उतना तो आप कर ही लेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और रह गई है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी और जान लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर जो है हो जाएगा। देखो क्या होती है एस्केप वेलोसिटी, यानी हिंदी में उसे कहते हैं पलायन वेग। पलायन वेग पलायन वेग क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दे दी जाए, इतनी वेलोसिटी दे दी जाए कि वो कभी लौट के वापस ही ना आए, हमारी अर्थ को पार करके निकल जाएगा और कभी लौट के ना आए, इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये कंडीशन कब बनती है, देखो जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं या कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो एक्चुअली हम उसे क्या दे रहे होते हैं, इसे दे रहे होते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना, गतिज ऊर्जा। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गतिज ऊर्जा दे रहे होते हैं। जब ये गतिज ऊर्जा लेके ऊपर की तरफ जाता है तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती है ऊपर जाने पे, यानी गतिज ऊर्जा घटती है। क्यों घट रही है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। जिस पॉइंट पे जाके
जिस पॉइंट पे जाके गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है स्थितिज ऊर्जा के अंदर, उस पॉइंट पे वस्तु रुक जाती है और फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। तो हमें क्या करना है, हमें इतनी एनर्जी दे देनी है, इतनी एनर्जी दे देनी है कि इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो ही ना पाए, है ना। जब चेंज ही नहीं हो पाएगी तो वो उसे रोक ही नहीं पाएगी और एक टाइम पे आके ये पृथ्वी की जो जी की वैल्यू है उसे पार कर जाएगी और स्पेस में हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर कभी लौट के नहीं आएगी। इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? कंसेप्ट तो ये है कि इसकी जो mv² यानी जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी दे दो, इतनी दे दो, यानी ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर काइनेटिक एनर्जी दे दो तो ये कभी पार हो जाएगी, कभी वापस नहीं लौटेगी। तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, निकाल लो, क्या जो कट रहा है उसे काट लो, ये कट रहा है, ठीक है। तो v² इक्वल टू 2gm/r, तो ये आ गया, v² को हटा देता हूं मैं, √2gm/r। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, या फिर ये वाला इस्तेमाल करो, gm की जगह gre² रख देंगे। चलो यहां लिख देता हूं 2gre² अपॉन r, एक r कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2gre। v0 इक्वल टू कितना, 2gre। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ रही थी, gm/r। अगर अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ रही थी, gm/r। इसके वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है, √2gm/r। यानी दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, √2 टाइम्स का, है ना। इसके वेलोसिटी इज हायर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी बाई √2 टाइम्स, ठीक है। √2 टाइम्स हायर होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, कौन, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी है, यानी पलायन वेग है, पलायन वेग √2gre है, ऐसे निकालते हैं। यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना वेग दे दें, कितना, √2gre, तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा, हमेशा के लिए पृथ्वी के गुरुत्व को पार करके, पृथ्वी की ग्रेविटी को पार करके कहीं दूसरी जगह पे चले जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 तो रख ही लेंगे, जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे, और r, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर, 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो कितना निकल के आता है, ये वैल्यू निकल के आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड किसी चीज को दे देंगे तो वो लौट के वापस नहीं आएगी। अब दिमाग में एक चीज आती है, क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी भारी भरकम वेलोसिटी दे पाएंगे? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो हम अपना मार्स मिशन भेज ही ना पाते, है ना। मार्स मिशन को भेजने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने रॉकेट्स को, जो हमने रॉकेट भेजे हैं, रोबोट्स भेजे हैं, उन रॉकेट की स्पीड कितनी की, उन रॉकेट की स्पीड हमें इतने से ऊपर करनी पड़ेगी, ये तभी निकल के जाएगा यहाँ से, वरना निकल ही नहीं पाएगा। तो उन रॉकेट की स्पीड इतनी हो जाती है, इसलिए वो यहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं और फिर वो मंगल के पास पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है इतनी स्पीड भी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, इसके वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बताइए चंद्रमा पे यानी मून पे वायुमंडल नहीं पाया जाता क्यों? चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं पाया जाता क्यों? इसका एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए क्या होगा यदि एक पानी की बोतल है और हम वहाँ ढक्कन खोल दें, चंद्रमा पे पानी की बोतल का ढक्कन खोल दें तो क्या होगा? आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए या ग्रुप में पोस्ट करिए, हम आपको बताएंगे कि आपने आंसर सही लिखा है या गलत, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? क्या होगा कि चंद्रमा पे जाके पानी से भरी बोतल का ढक्कन खोल दें, या दूसरी बात बताइए क्यों चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो ये है एस्केप वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि लॉन्च कैसे की जाती हैं, ये सैटेलाइट लॉन्च कैसे की जाती हैं, लास्ट टॉपिक है। अच्छा हाँ, एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और रह गई है, उसे भी बताएंगे, उसके बाद टॉपिक खत्म करेंगे। देखो सैटेलाइट लॉन्च कैसे की जाती हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सैटेलाइट लॉन्च कहाँ से होती हैं, इंडिया में वो कौन सी जगह है जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि क्यों
क्यों ये जो स्टेशन बने हुए हैं, यानी हमारा तो इसरो है, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो साउथ में ही क्यों है? यहाँ हमारे नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं बना? इलाहाबाद में नहीं है, लखनऊ में भी नहीं है, इवन दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली तो कैपिटल है, वहाँ तो होना चाहिए था, वहाँ पे भी नहीं है। क्यों वो साउथ के अंदर ही बनाया हुआ है? इसे जिसका नाम अब बदल के, जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं उसका नाम बदल के अब कलाम साहब के नाम पे रख दिया है। तो क्यों है ये साउथ के अंदर? ये आपको आंसर हमें करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसके पीछे एक साइंस है कि क्यों हमारे जो स्टेशन है वो साउथ में है, यहाँ क्यों नहीं है। अच्छा, तो ये तो आपको बताना है, और मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्च कैसे करते हैं किसी भी सैटेलाइट को। तो देखो, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें मल्टी स्टेज रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। मल्टी स्टेज से मतलब इसमें कई स्टेजेस होती हैं। जैसे पहली स्टेज ये हो गई, फिर दूसरी स्टेज हो गई, फिर तीसरी स्टेज हो गई, कभी कभी 4 भी लगानी पड़ जाती हैं। इसमें क्या होता है, सैटेलाइट को सबसे ऊपर वाली स्टेज में रखा जाता है ना। जब नीचे से आग लगा दी जाती है तो अंदर क्या होता है, अंदर जो है ये धुआं हो जाता है, उसका प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि वो यहाँ पे छोटा सा नोजल कर देते हैं, एक छोटे से नोजल में से निकलना शुरू कर देता है। तो ये अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा। क्या इसकी वजह से? एक्शन रिएक्शन। जब इसमें भरी हुई जो गैस है वो बाहर की तरफ निकलेगी तो जाहिर सी बात है इस पर एक रिएक्शन देगी तो ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा। अच्छा, जैसे जैसे ये ऊपर भागेगा इसका फ्यूल खत्म होते जाएगा। जैसे ही इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली निकल के नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाने की वजह से मास कम हुआ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे वही अप्लाई हो रहा है। मास कम, वेलोसिटी ज़्यादा, है ना। अब ये खुल के नीचे गिर गया तो जाहिर सी बात है ये हल्का हो जाएगा तो और तेज भागेगा। फिर एक ऊंचाई पे जाके ये वाला भी गिर जाता है नीचे, ये भी नीचे गिर जाएगा। जब ये भी नीचे गिर जाएगा तो और तेज हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके नीचे से ही इसे कंट्रोल करते हैं और इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी ऐसे ही तो है। अगर इसे यूं ही ले जाएंगे तो ये तो फिर कहीं घूमेगा ही नहीं। तो ऊपर जाके इसकी डायरेक्शन में कुछ ऐसे कर देते हैं, और ये वाला जो है लास्ट स्टेज जो है सैटेलाइट को आगे की तरफ फेंक देती है, और ये फिर ऐसे 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 घूमने लगती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि रॉकेट जो है मिली सेकेंड्स के अंदर ये काम होता है, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं दे पाता है। कभी कभी ये होता है कि उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं दे पाता है। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम रह गई, आपने ऐसे केस सुने भी होंगे कि सैटेलाइट लॉन्च करी और 1 घंटे के बाद ही सैटेलाइट ज़मीन पे आ गई, है ना। आमतौर पे एक बार सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है तो 20-20 साल 25-25 साल तक वो घूमती रहती हैं वहाँ पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सैटेलाइट लॉन्च करने के जस्ट 1 घंटे बाद ही वो ज़मीन पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें उसे कौन सी वेलोसिटी देनी है? हमें सैटेलाइट को वेलोसिटी देनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। कभी कभी क्या होता है कि जो रॉकेट है वो उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी दे ही नहीं पाता है, यानी √GRE, है ना, √GRE या कैपिटल GME/R, वो उसे प्रोवाइड ही नहीं करा पाता है। थोड़ी सी कम रह जाती है तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे यानी मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये धीरे धीरे अपनी जो है रेडियस को कम करते जाएगा और पृथ्वी पे आके गिर जाएगा। यानी एग्जैक्टली हमें वही वेलोसिटी प्रोवाइड करानी है अपनी सैटेलाइट को जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा दे देंगे तब भी समस्या है, कम दे देंगे तब भी समस्या है। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी देनी होती है। तो ये रहा कि हाउ टू लॉन्च द सैटेलाइट बाय मल्टी स्टेजेस रॉकेट। ठीक है, रॉकेट इसे कैसे लॉन्च करते हैं। अगला क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, उसका क्या कंसेप्ट है, देखो उसे भी सीख लो। जियो स्टेशनरी से मतलब है जो स्टेशनरी रहे। देखो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, ऐसे, है ना। हमारी पृथ्वी का टाइम पीरियड कितना है, 24 घंटे, यानी 24 घंटे के अंदर वो अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है अपनी एक्सिस पे, है ना। सन का चक्कर नहीं कह रहा हूं कि सन का चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर जाती है 24 घंटे के अंदर। ठीक है। अब अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले आएं, यानी ये घूम रही है और दूसरा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले आएं जिसका भी टाइम पीरियड भी 24 आवर हो, यानी इसका भी 24 है और उसका भी 24 हो, तो इसका क्या मतलब होगा, वो हमारे साथ साथ घूमेगा, है ना। जैसे जैसे हम घूम रहे हैं वैसे वैसे वो हमारे साथ साथ घूमेगा। ऐसा ही तो होगा। मान लीजिए हम यूँ घूम रहे हैं, हमारी पृथ्वी का 24 आवर है तो हमारी पृथ्वी यूँ घूम रही है, वो भी ऐसे ऐसे घूमेगा। तो हमें क्या लगेगा,
जैसे जैसे हम घूम रहे हैं ऐसे ऐसे वो घूमेगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये हमारी आंखों के सामने है, यानी स्टेशनरी है, रुकी हुई है ना। यानी आप ऐसे मानिए कि आप भी एक उसी बस में बैठे हैं और हम भी बस में बैठे हैं, बस चल रही है, बस तो मूविंग है, बस तो चल रही है, लेकिन मैं आपको क्या लगूंगा, स्टेशनरी, और आप मुझको क्या लगेंगे, स्टेशनरी। ऐसे ही इस केस में हो रहा है, सैटेलाइट तो घूम रही है, अर्थ भी घूम रही है, लेकिन क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड 24 आवर्स है, इसलिए हमें ऐसा लगेगा कि ये जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी है। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है वो मिलता है डिश टीवी के अंदर, D2H के अंदर। आपने देखा होगा कि जितने भी D2H के एंटीना हैं उन सबका मुंह एक ही तरफ है। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी ने हमारे ने इस तरफ मुंह कर लिया, हमने इधर कर लिया, जहां मन है वहां कर लिया, अब तो हमारा है, देश आज़ाद हो चुका है, एंटीना को भी आज़ाद कर दीजिए। ऐसा नहीं है, एंटीना को हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना पड़ता है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी सैटेलाइट होगी, है ना, जिस डायरेक्शन में हमारी जो है सैटेलाइट होगी उसी डायरेक्शन में हमारे जो डिश का एंटीना है, D2H का या वीडियोकॉन का, वॉट एवर इट कुड बी, उसे वहाँ पे करना पड़ेगा, है ना, ताकि उसके सिग्नल इधर आ सकें। तो वो ऐसे ही ऐसे घूमेगा, उसी की वजह से हमें इंटरनेट मिलता है, उसी की वजह से जो आप मैप देख रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से ही मिल रहा है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जिस ऐसे उसका जो है 35 × 10⁶ हाइट पे लॉन्च करना पड़ता है, पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पे जाके उसे लॉन्च करना पड़ता है, यानी ये हमारी अर्थ है, इसे एक ऊंचाई पे जाके लॉन्च करेंगे। तो ये जो ऑर्बिट है जिसमें ये चक्कर लगा रही है उसे कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यानी एक्चुअली 2 क्वेश्चन हो गए। पहला कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स। दूसरा, पृथ्वी के सापेक्ष जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कैसी दिखेगी, वेस्ट में। तीसरा क्वेश्चन, जमीन से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कितनी हाइट पे लॉन्च किया जाता है, 35.5 × 10⁶ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में मूव करती है उस ऑर्बिट का नाम क्या है, पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, तो आज जो है ग्रेविटेशनल पूरा समाप्त हो चुका है, कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। तो आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं मामले को यहीं रफा दफा करके, और कल मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा चारों तरफ, कमेंट करिएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो जो कर सकते हैं आप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।